सभी को नमस्कार। मैं राम शंकर तिवारी एनएसजी कमांडो आज फिर नए सेशन नए वीडियो में आप लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे आप लोगों से कि यूपी एटीएस में जब मैं था तो एटीएस में कैसे वर्क किया और एटीएस कैसे वर्क करती है, इस बारे में आज हम लोग जानते हैं। तो एटीएस एक ऐसी संस्था है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, आतंकवादी निरोधी दस्ता। आतंकवादियों की बढ़ती हुई घटनाओं को देखते हुए लगभग दिसंबर 2007 में यूपी एटीएस का गठन हुआ और मुझे उस समय मैं एसटीएफ में था। जब गठन हुआ तो कमांडो के रूप में लगभग 60 कमांडो की पोस्टिंग यूपी एटीएस में हुई। 14 जनवरी 2008 मकर संक्रांति के दिन मुझे एटीएस में ज्वाइनिंग हुई। एटीएस के बाद हम जाना, समझा, उसको वर्क को जाना और उसमें काम करना स्टार्ट किया। तो एटीएस में सेम वही एडीजी स्तर के एक अधिकारी, उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको जो है डीआईजी, आईजी, फिर आप एसएसपी और फिर उसमें एडिशनल स्तर एसपी स्तर पर 10 टीमें होती हैं। डीवाईएसपी स्तर पर भी होती हैं टीमें, इंस्पेक्टर स्तर पर भी कुछ टीमें होती हैं। हर टीमों में एक सब इंस्पेक्टर, 3-4-5 सिपाही, एक डिप्टी एसपी, इस तरह से ये टीम होती है और इनको असलहों से लैस होती हैं और इनके साथ एक प्राइवेट गाड़ियां होती हैं, चाहे स्कॉर्पियो हो, इनोवा हो, तवेरा हो, उस समय चल रही थी बहुत ज़बरदस्त, ये सब गाड़ियां होती हैं। और यूपी एटीएस, पहले एटीएस का भी वर्क एसटीएफ देखा करती थी और जब एटीएस आया तो आतंकवादी वाला भाग एटीएस के पास आ गया। अन्य सारे आपराधिक घटनाएं एसटीएफ के पास पहुंच गई। तो एटीएस में इस तरीके से वर्क किया। तो एटीएस में मैंने कई घटनाओं में मैं रहा, इसके मैंने वर्क को देखा। तो ज़्यादातर इसका वर्क है बिल्कुल सुरक्षित। आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के माध्यम से सूचनाएं काफ़ी मिलती हैं, काफ़ी खुफिया तंत्र के माध्यम से मिलती हैं, काफ़ी मुखबिर के माध्यम से मिलती हैं, सर्विलांस के माध्यम से भी काफ़ी घटनाएं निकाली जाती हैं। एक एक अपराधी के ऊपर 2-2, 3-3, 4-4 सालों से वर्क किया जाता है। उसके एक्टिविटी को देखा जाता है, किन किन लोगों से उसका संबंध है उसको देखते हैं हम लोग, और लगातार वो ट्रेस पर रहता है, रिकॉर्डिंग पर रहता है। ऐसा क्यों करते हैं? जबकि जो मेन घटने का आरोपी है वो हम लोगों को मिल भी जाता है, फिर भी हम उसको और पका करके और तह तक जाना चाहते हैं कि उसके तह में क्या है, उसके साथ और कौन कौन लोग शामिल हैं, जिससे पूरे ग्रुप को हम पकड़ सकें, सुरक्षित तरीके से पकड़ सकें। इस तरीके से हम लोग वर्क करते हैं एटीएस में और फिर तय तक पहुंच के उसको पकड़ के लाते। एक बार मैं सीरियल विस्फोट में भी था। इसकी घटना कहेंगे, 5 विस्फोट एक साथ हुआ था। जैसे हमारी विस्फोट पहला हुआ अयोध्या उत्तर प्रदेश में, आप जानते होंगे, अयोध्या में हुआ, फैजाबाद विस्फोट हुआ। फिर उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी में हुआ विस्फोट। उसी समय में आपके जो है जयपुर में हुआ, लखनऊ में हुआ। इस तरह 5 जगहों पर एक साथ विस्फोट हुआ। विस्फोट में इतनी हाई एक्सप्लोजिव इस्तेमाल की गई कि हमने देखा कि 1-1 इंच मोटे लोहे के खंभे, जिसमें ये इसके जो है इतना बारूद इतना तगड़ा था, इसमें एक्सप्लोजिव इतनी तगड़ी थी, इसके छर्रे उसमें छेद हो गए थे। वाकई में जयपुर में गया तो मैंने देखा और फिर उस पर विवेचना हुई, उसमें जो है काफ़ी हुआ। इसी तरीके से एटीएस के दौरान ही रामपुर सीआरपी कांड के बारे में आप जानते होंगे, आतंकी हमला हुआ जिसमें कई हमारे जवान शहीद हुए, नहीं रहे। ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि हमारे चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो, चाहे आपके अर्धसैनिक बल हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे हम लोग काउंटर अटैक करते हैं, इसलिए हमारे साथ कैजुअल्टी हो जाती है। क्योंकि हम फर्स्ट अटैक नहीं कर सकते, हमको पहचानना होता है कि वाकई में अपराधी है, कि ये निर्दोष व्यक्ति तो नहीं है कि है। लेकिन उन लोगों को एक सूत्री कार्यक्रम होता है कि
दहशत पैदा करना, तुरंत जो मिले उस पर वार करना। इसलिए फर्स्ट अटैक में वो लोग जीत जाते हैं, लेकिन काउंटर अटैक भी जब हम लोग उनके साथ करते हैं तो 100% सक्सेस लेते हैं, 100% हम अपने मुहिम में सफल होते हैं और उसको करते हैं। और आतंकवादियों में काफ़ी एटीएस में लाके एक पूछताछ की जाती है। पूछताछ करने के दौरान भी रहे, पूछताछ की बात कहें तो आतंकी काफ़ी हम आतंकियों से मिल चुके, रात रात उनकी विवेचना हुई, रात रात उनकी पूछा जा रहा है। तो बहुत चीज़ें उसमें निकल के आती हैं, बहुत चीज़ें उसमें निकल के आती हैं। उनका भी कहना होता है कि पाकिस्तान में हम लोगों को इस तरीके से तैयार किया जाता है, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर हम लोगों को इतना कूट कूट के भरा जाता है कि अब हिंदुस्तान में हमारे मुस्लिमों के साथ ऐसा अत्याचार हो तो वैसा होता है, महिलाओं के साथ ऐसा होता है, इतना कूट कूट के भर देते हैं कि हमको कुछ दिखता ही नहीं। हमको केवल एक जो है द्वेष की भावना ऐसी आ जाती है, ऐसा हमारे पास एकदम उत्तेजना भर देते हैं कि फिर हम उस घटना को अंजाम दे देते हैं अनजाने में, और घटना में देने के बाद हम पछताते हैं। और फिर यहाँ पर हमको पता चला कि ऐसा हमारे बीच के जो हमारे कौम के लोग हैं उनके साथ ऐसा कुछ यहाँ नहीं है, बहुत अच्छे से रहते हैं। और हम लोगों को यहाँ पर छोड़ने के बाद हमारा पासपोर्ट वो लेके चले जाते हैं, और जब हम विदेश से आकर के पासपोर्ट हमारा जब्त हो गया और लेके चले गए, हम रह गए, तो ऑटोमेटिक हम आतंकवादी ही हो गए। हमारा परिवार वहाँ होता है, अगर हमको उसको ब्लैकमेल किया जाता है कि इनको हम खर्चे देंगे, अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसे करेंगे, इस तरीके से हमको उस कार्य को करने में मजबूर कर दिया जाता है। ना चाहते हुए भी मैं उस घटने को अंजाम मुझे देना पड़ता है। तो रही बात कुछ है, लेकिन क्राइम तो क्राइम, आपने तो क्राइम किया तो क्राइम, क्योंकि ये कहने के लिए बहुत बातें होती हैं। तो इस तरीके से एटीएस का एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत ही खतरनाक रोल होता है, क्योंकि सीधा आतंकवादी से टक्कर होता है। लेकिन सही तरीके से अगर वर्क किया जाता है, पका के किया जाता है, इत्मीनान से किया जाता है, तो बगैर रिस्क के बहुत अच्छा वर्क हो जाता है। और काफ़ी इसमें जो है कई लोग जो है आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी मिला, बहुत चीज़ें मैंने देखा और बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि लगातार कोई आज के समय में जो एटीएस का वर्क है, अलग से इसके पास भी सैकड़ों कमांडो होते हैं जिनको ट्रेन किया जाता है। दीवारों पर चलने के लिए ऑटोमेटिक मशीनें होती हैं जिससे रुक रुक के खिड़कियों में फायर कर सकें। आधुनिक सारे वेपन आ चुके हैं, बिल्कुल हर चीज़ से सुसज्जित है ना, चाहे ग्रेनेड को प्राइम करना हो, हर चीज़ से सुसज्जित है आजकल एटीएस। तो बुलेट प्रूफ जैकेट भी हम लोग पहनते थे जो 60-60 किलो का होता था। बताइए 60 किलो को वेट खुद ही हो, पता चला 60 किलो का बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता है। हर चीज़ इसकी ट्रेनिंग इतनी ज़बरदस्त होती है कि हम लोग ट्रेनिंग सेंटर में जब थे तो सारे, चाहे AK-47 हो, चाहे MP5 हो, कार्बाइन मशीन गन हो, पिस्टल हो, रिवॉल्वर हो, एनसास हो, आपके SLR राइफल हो, जितने भी गन हैं, इन गनों की इतनी तगड़ी प्रैक्टिस कराई जाती है, आंख में पट्टी बांध करके ही खोल के जोड़ करके उसको फिर से लड़ाई के लिए, फायर के लिए अपने गन को तैयार कर लेते हैं। क्यों? माना जाता है कि अगर आपके आंख में कोई धूल भी झोंक दिया, रेत भी झोंक दिया, आप अंधे हो गए, देख नहीं पा रहे हैं, फिर भी आपके वेपन में रुकावट आ गई, तो मैगजीन उतार के कैसे खोल के अपने पार्ट को, रुकावट को दूर करके फिर से फायर कैसे जारी कर सकते हैं, अंदाजा से कैसे फायर चला सकते हैं, किस तरफ से आवाज आ रही है उसके हिसाब से कैसे अपने गन को मूव कर सकते हैं। बहुत बेहतर तरह का लगातार रिफ्रेशर होते रहते हैं, लगातार ट्रेनिंग होती रहती हैं, और लगातार शारीरिक फिटनेस के लिए भी सवेरे सवेरे वर्क होता है। पीटियां भी होती हैं, जो रिजर्व लोग होते हैं वो वर्क भी करते हैं अब उसको सारी तरह से, और वर्क के लिए सारे जिम भी अवेलेबल होते हैं। ग्राउंड में एक सुपीरियर अधिकारी नियुक्त होता है जो उसकी मॉनिटरिंग करता है कि रिजर्व लोग साले आ रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं नहीं दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, स्कूल का भी संचालन होता है। बहुत जबरदस्त तरीके से, जिस तरीके से वर्क करता है, क्योंकि जब से ये घटनाएं हुई हैं तब से बहुत ज़्यादा, जब से एटीएस आई है, घटनाओं पर बहुत रोक हुआ है, और जो भी घटनाएं हुई हैं उसका 100% खुलासा करके एटीएस ने दिया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त आज हम लोग एटीएस के बारे में बात किए। फिर हम अगले नेक्स्ट नए वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। तो वीडियो बढ़िया लगा, आप लोग जो है सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को,
शेयर भी करिए और फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। इसी के साथ आज हम लोग विदा लेते हैं। थैंक यू विजुअल।